मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है डीएनएमआई क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। ठीक है, हमने कल स्टार्ट किया है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड पेपर। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मीन्स हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, या फिर जितने भी बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, सभी का एनाटॉमी क्या है, मतलब उनकी रचना कैसी है, और फिर उनकी क्रिया विज्ञान मतलब उनके फंक्शंस क्या क्या है, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एनाटॉमी शुरू किया है लास्ट लेक्चर में, और उसमें फर्स्ट टॉपिक लिया है हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने देखा था सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन, सेल क्या है। फिर बाद में हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो आज हम लोग फिर से स्ट्रक्चर ऑफ सेल ही देखेंगे, क्योंकि कल कुछ हमारा लास्ट पार्ट छूट गया था, इसलिए आज हम लोग डबल से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और फिर बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चर मतलब क्या बताया हमने, जैसे हमारा सबसे छोटी जो रचना है शरीर की, सबसे छोटा जो यूनिट है वो है सेल। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। अब उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ मतलब कि उसका लेयर कौन सा है, फिर उसके अंदर कौन से पार्ट्स है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, और फिर देखने वाले उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो स्क्रीन पर देखिए, आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं सेल का। तो देखिए ये है हमारा बॉडी का सेल। अब सेल हमने जैसे देखा कि 30 ट्रिलियंस होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन हर सेल अलग अलग टाइप का है। तो हमने ये भी देखा कि इसमें 200 टाइप के सेल्स हैं, जैसे कि फैट सेल अलग है, एडिपोस टिश्यू में जो आते हैं, फिर आरबीसी अलग है जो रेड ब्लड सेल है जो हमारे ब्लड में होते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी अलग है, प्लेटलेट्स अलग है। ठीक है, अगर लीवर ऑर्गन है तो उसके हेपेटोसाइट्स होते हैं, अगर हार्ट है तो उसके साइड सेल्स अलग है। मतलब जैसे जैसे ये सेल का लोकेशन चेंज होता है, जैसे जैसे उसका पार्ट चेंज होता है, वैसे उसके फंक्शन भी चेंज हो रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। जैसे अभी ये नॉर्मल जो एवरेज का हमारा जो सेल होता है, नॉर्मल सेल होता है, उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है सामने। ठीक है, लेकिन अगर ये सेल जब अगर हमारे ब्रेन में का अगर देखा जाएंगे हम लोग, जिसे हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, क्योंकि उसका वहाँ पे वर्किंग अलग है, फंक्शन अलग है। तो इसी तरह से हर सेल अलग रहेगा, लेकिन उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब जो भी पार्ट में वो अवेलेबल है वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करना, उसके जो बेसिक फंक्शन है वो सेम ही होते हैं सभी के। ठीक है, तो ये सेल हम लोग कल देख रहे थे। अब इस सेल में आपको कई सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। अब देखिए ये जो सेल है, सबसे छोटा जो यूनिट है हमारे बॉडी का, वो नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है। मतलब खुली आंखों से अगर आप देखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा वो, लेकिन ये जब आप लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है कि ये हमारा सेल है। अब उस सेल में भी कितने सारे पार्ट्स हैं आप देख सकते हो। एक छोटे से सेल में कितने सारे पार्ट्स है, साइटोप्लाज्म है, फिर लाइसोसोम्स है, गोल्जी एपरेटस है, न्यूक्लियस है, मतलब कई सारे उसमें पार्ट्स हैं, और सबका फंक्शन अलग अलग है। तो इसमें सबसे मेन जो दो पार्ट है वो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पर्पल कलर का जो है, बैंगनी कलर का, वो है न्यूक्लियस। जैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्रेन है, जो पूरे बॉडी को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, कोई भी फंक्शन है उसको वो रेगुलेट करता है, उसको मैनेज करता है। उसी तरह जो हमारा सेल है उसमें ये न्यूक्लियस होता है। मतलब जो सबसे मेन पार्ट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा, ये इसमें जितने भी प्रोसेस हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या फिर जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल रहा है, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ें इसमें हो रही है, सब कौन मेंटेन करेगा, न्यूक्लियस मेंटेन करेगा। देखिए अपने स्क्रीन पे मार्क मत करिए, कोई स्क्रीन पे मार्क दिख रहा है किसी का तो मार्क मत करिए, वो पिक्चर फिर दिखाई नहीं देगा ठीक से। ठीक है,
तो ये जो पर्पल कलर का जो न्यूक्लियस है वो सब बाकी पार्ट्स को वो रेगुलेट करेगा। अब सेकंड इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। मतलब जो पूरे लिक्विड होता है, मतलब जो लाइट येलो कलर का है ना, हल्का पीला कलर का जो पूरे सेल में दिखाई दे रहा है आपको, वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है जिसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, जो बाकी सेल्स के जो पार्ट्स है उसके फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। मतलब वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ऐसा एक वातावरण क्रिएट करता है ताकि जो बाकी के जो पार्ट्स है वो वहाँ पे जीवित रह सके, या फिर जो सेल है हमारा वो जीवित रह सके। तो उसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये सेल की सबसे दो मेन पार्ट है, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बाकी पार्ट्स का आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट इसका जो मेन पार्ट है वो है इसका सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो बाहरी जो पार्ट है, जो बाहर का जो आपको सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर दिख रही है वो है इसका मेम्ब्रेन। इसको सेलुलर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है क्योंकि ये सेल का मेम्ब्रेन है। इसका आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं अलग से। तो देखिए अब इसमें पार्ट्स, कई सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। मतलब जो सेल की जो बाहरी लेयर होती है, सेलुलर मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, तो वो ऐसा होता है। अब इसमें कई सारे पार्ट्स हैं तो कंफ्यूज मत होइए, हमें इतना डीप में नहीं है। सिर्फ एक कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए कि इसमें होता क्या है। ठीक है, अब सेल्यूलर मेम्ब्रेन क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारे सेल का। जो भी छोटे छोटे जो सेल होते हैं, जो यूनिट है हमारा सबसे छोटा, उसकी जो लेयर रहेंगी वो ऐसी रहती है। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या है? प्रोटीन है, लिपिड है। मतलब ये प्रोटीन से बना है। जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं उससे ये बना रहता है, और उसमें लिपिड्स भी होते हैं। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? जब सेल हमारा एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट करता है तो उसकी मूवमेंट में ये मदद करता है, ताकि हमारे जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं, या फिर हमारे जो टिश्यूज़ है, या फिर हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, उसमें ये लोकोमोशन करता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में ये इसकी मेम्ब्रेन मदद करता है। ठीक है, अब ये लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के साथ साथ उसका प्रोटेक्शन भी करता है। मतलब जो सेल में जो जितने भी पार्ट्स है, आपने देखा है इससे पहले कि कई सारे पार्ट दिखाई दे रहे हैं। उसमें माइटोचोंड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। मतलब सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स रहेंगे उसका ये सब प्रोटेक्शन करेगा। अब प्रोटेक्शन मतलब कैसा? जैसे कि हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, कई सारे ऑर्गन टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब इसमें से कुछ एसिडिक रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया है, या फिर जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं अगर वो कंटेमिनेटेड है, संक्रमित है, तो उसमें वायरस रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, तो वो डायरेक्ट हमारे न्यूक्लियस पे अटैक कर सकता है। इसीलिए न्यूक्लियस और जो उसमें जितने भी पार्ट्स हैं सबका ये प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो ये है इसका सेल मेम्ब्रेन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है माइटोचोंड्रिया। तो देखिए ये है माइटोचोंड्रिया। अब ये भी हमारे सेल में ही मौजूद रहता है। ठीक है, माइटोचोंड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है सेल का। पावर हाउस मतलब जहाँ से पूरा पावर का सप्लाई होता है। मतलब सेल में जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये माइटोचोंड्रिया यहाँ से प्रोवाइड करेगा। माइटोचोंड्रिया में क्या क्या होता है? आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, और डीएनए होता है। ठीक है, अब डीएनए क्या करेगा? ये डीएनए जब भी हमारे बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, तो ये डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट होगा, मतलब डिवाइड होगा, और एक माइटोचोंड्रिया से दूसरा माइटोचोंड्रिया तैयार होगा। जैसे सेल डिवीजन होता है ना, 1 से 2 तैयार होते हैं, 2 से 4 तैयार होते हैं, उसी तरह जैसे कि ये पावर हाउस है हमारे सेल का, तो जब भी हमारे सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे ये डीएनए क्या करेगा? उसको रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट मतलब क्या हो रहा है?
एक से दूसरा बन रहा है, दूसरे से तीसरा बन रहा है, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। तो जब भी हमारे सेल में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे ये डीएनए क्या करेगा, ये माइटोचोंड्रिया को रेप्लिकेट करेगा और एक से दो तैयार करेगा, दो से चार तैयार करेगा, ऐसे मतलब जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे ये तैयार होगा। ठीक है। अब ये माइटोचोंड्रिया क्या है, ये पावर हाउस है हमारे सेल का, मतलब यहाँ से पूरी एनर्जी हमें मिलती है। अब जैसे हमारे सेल की ज़रूरत रहेंगी या हमारे बॉडी की ज़रूरत रहेंगी, उसी तरह ये माइटोचोंड्रिया डिवाइड होते हैं और ग्रोथ करते हैं। मतलब दो से चार होंगे, चार से छः होंगे, मतलब जैसे जैसे हमारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे ये डिवाइड होंगे और वहाँ पे एनर्जी क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये माइटोचोंड्रिया। अब इसमें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। हम आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, जो हमारा सेल है बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का, उसकी बाजू में उसके बाहर रिंग्स दिख रही है आपको, ऐसे गोल गोल रिंग्स दिख रही है। वहाँ पे नाम देख सकते हो आप लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है सॉफ्ट, या उसको भी हम लोग स्मूथ भी बोलते हैं। वो रिंग्स आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, जहाँ पे उसके ऊपर रेड कलर के डॉट्स है, तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये रफ वाला क्या करता है, ये यहाँ पे नए प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। रेड कलर के आपको डॉट दिख रहे हैं ना, तो वो है राइबोसोम। तो उनका वहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। तो ये चीज़ें कहाँ पे होंगी, ये होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। ठीक है। और फिर नेक्स्ट राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर का, सिर्फ जिसपे डॉट नहीं है, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब स्मूथ का काम क्या है, ये स्टोर हाउस है लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का। मतलब जैसे हमने देखा सेल मेम्ब्रेन जो दो चीज़ों से बनी है, लिपिड से और प्रोटीन से, तो उन्हें जब भी एनर्जी चाहिए होंगी तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम है वो वहाँ पे प्रोवाइड करेगा एनर्जी। इसीलिए ये लिपिड्स का स्टोर हाउस बोला जाता है। जैसे पूरे सेल का माइटोचोंड्रिया स्टोर हाउस है, उसी तरह जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो लिपिड्स का स्टोर हाउस है। मतलब लिपिड को जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो तैयार करेगा। और जो रफ वाला है वो क्या करेगा, वो प्रोटीन्स तैयार करेगा। ठीक है। अब प्रोटीन्स कौन से हैं, राइबोसोम, जो आपको रेड कलर में ऐसे डॉट डॉट दिख रहे हैं उसके ऊपर। अब ये पूरे सेल में आपको दिखाई पड़ेंगे, हर जगह ये फैले होते हैं। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम का आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं, माइक्रोस्कोपिक। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसके जो ऊपर देखा है जो छोटे छोटे डॉट्स थे, वो ये चीज़ है। मतलब ये और एंडोस्कोपिक करके यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसमें होते हैं आरएनए। जैसे कि हम लोग देखें ना कि डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, तो जो उसमें आरएनए है, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो जो आरएनए होता है वो यहाँ पे बनता है, सॉरी मतलब इसके अंदर ही प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन्स और आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं राइबोसोम्स के अंदर। ठीक है। तो जब भी प्रोटीन्स यहाँ पे तैयार होंगे तो ये इसके अंदर तैयार होंगे। आपको दिखाई पड़ रहा है इसके जो बीच में है वहाँ पे प्रोटीन्स तैयार होते हैं, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। मतलब जब भी प्रोटीन्स तैयार होंगे तो ये इसके अंदर ही तैयार होंगे। ठीक है। और जो भी प्रोटीन्स होते हैं जो उनका सिंथेसाइज होता है, मतलब जब एक बार बन गया वो रॉ होता है, मतलब कच्चा होता है, फिर उसको मैच्योर करना। जैसे कि हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, या फिर अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो वहाँ पे ओवम होता है। ठीक है। जो एक
स्टार्टिंग स्टेज में सिर्फ रिलीज होता है और बाद में आगे चलकर वो मैच्योर होता है। उसी तरह जो हमारा प्रोटीन है उसे जो सिंथेसाइज है, इसका मैच्योरिटी है वो यहाँ पे होगा। ठीक है। अब इसी तरह सेम होता है, सेम आकार का वो होता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है? ये लाइजोसोम्स हमारे गोल्जी एपरेटस में तैयार होता है। अभी इसके बाद आपको पिक्चर दिखाऊंगा मैं गोल्जी एपरेटस का। तो गोल्जी एपरेटस में ये तैयार होता है लाइजोसोम्स। तो ये क्या करता है, हमारे जो सेल है वहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है, तो एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ये काम करता है। ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें स्टमक कुछ डाइजेशन का काम कर रहा है, कुछ जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, वहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है। तो उसी सेम जो सेल है वहाँ पे भी डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो जो सेल में डाइजेशन प्रोसेस करेगा वो करेगा लाइजोसोम्स। ठीक है। अब ये क्या है, अब इसका साइज अलग अलग रहेगा, उसका फंक्शन अलग अलग रहेगा। ठीक है। और अब इसका एक पार्ट है डाइजेशन का, और दूसरा पार्ट ये है कि जो डेड सेल है उसको भी वो डाइजेस्ट करता है। क्योंकि अब जब सेल है उसमें कई सारे पार्ट्स है जो डेड होते हैं, बाद में न्यू क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो जो डेड पार्ट है उसको भी डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट मतलब क्या करेगा ये, वो जो साइटोप्लाज्म था, जो लिक्विड था, वहाँ पे वो डिसॉल्व कर देगा। ठीक है। तो ये है लाइजोसोम्स। अब आपको दिखाता हूँ गोल्जी एपरेटस, जहाँ पे ये लाइजोसोम तैयार होता है। ओके। तो ये है गोल्जी एपरेटस। देखिए अब जो ये जितने भी नाम बताया मैंने आपको, राइबोसोम, लाइजोसोम, तो इसको ऐसा पर्टिकुलर कोई हिंदी वर्ड नहीं है, उसको राइबोसोम ऐसा हिंदी में ही लिखते हैं। जो जनरल है, जो बेसिक चीज़ है, उसको आपको हिंदी वर्ड मिल जाएगा। जैसे साइटोप्लाज्म बताया आपको मैंने, तो उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। फिर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। लेकिन जैसे गोल्जी एपरेटस है, फिर या फिर माइटोचोंड्रिया है, राइबोसोम है, तो उसको आपको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है गोल्जी एपरेटस, मतलब एक लेयर होती है, ये एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा ऑर्गन टाइप है ये सेल का, जहाँ पर लाइजोसोम्स क्रिएट होते हैं। इसकी पहले जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया था, जहाँ पर सेल्स का, डेड सेल का डाइजेशन होता है, या फिर जो सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम की जैसे काम करता है, तो वो है लाइजोसोम्स। तो वो यहाँ से क्रिएट होंगे। आपको जो ऐसे बारी बारी जो बाहर डॉट दिख रहे हैं वो यहाँ से सेपरेट होते हैं, मतलब इसकी एक लेयर होती है, इसकी लेयर को बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है। और ये वेसिकल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर, मतलब वहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रही है लाइजोसोम का। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। अब देखिए यस ये हो सर। गए मेन पार्ट। सबसे जो मेन पार्ट थे, जो मेन इसके फंक्शंस थे, वो आपको मैंने बताया। अब इसके अलावा इसमें कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है। क्रोमेटिन है, फिर लिपिड्स है, ऐसे छोटे कई सारे पार्ट्स हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए अब ये जब सेल है, इसमें आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा सेंट्रोजोम। देखिए ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर में ऐसे आपको एक हाँ सर। रिंग टाइप दिख रही है, वो है सेंट्रोजोम। अब सेंट्रोजोम क्या है? सेंट्रोजोम के अगर आप उसको और माइक्रोस्कोप करेंगे और अंदर अगर देखेंगे आप लोग उसको बड़ा करके, तो उसमें दो ऐसे बैरल टाइप होते हैं, मतलब छोटे जैसे डब्बे होते हैं ना, बैरल फॉर्म बोलते हैं, वैसे उसके अंदर बैरल होते हैं, जिसको सेंट्रोल्स बोला जाता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो माइक्रोट्यूबुल्स प्रोटीन्स है इसका प्रोडक्शन करता है। तो इसमें जो सेंट्रोल्स है, जो बैरल टाइप को मैंने स्ट्रक्चर बताया, वो वहाँ पे काम करता है कि जब भी प्रोटीन का ज़रूरत पड़ेगी उसका प्रोडक्शन करेगा, उसी प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा, और जब ज़रूरत नहीं रहेगी उसको स्टॉप करेगा। ठीक है।
अब माइक्रोट्यूबुल्स उसी बाजू में आप लोग देख सकते हैं, जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है बड़े बड़े, वो है माइक्रोट्यूबुल्स। अब माइक्रोट्यूबुल्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सेल डिवीजन में। मतलब जब सेल डिवीजन होगा, मतलब एक सेल से दूसरा सेल जब तैयार होगा, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन, एक से दो तैयार होना। ठीक है, तो उस दौरान ये माइक्रोट्यूबुल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब भी सेल स्प्लिट होगा, आपने देखा होगा कि जब एक चीज़ से दो चीज़ स्प्लिट होती है, दो भागों में डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। तो वो स्प्लिट होते टाइम, दो भाग में डिवाइड होते टाइम, ये माइक्रोट्यूबुल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, फिर बाद में दूसरा पार्ट है वैक्यूल्स। आप लोग नीचे देख सकते हो, हाँ लाइट स्काई कलर का है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स क्या है, साइटोप्लाज्म में एक कैविटी टाइप होता है, मतलब एक छोटा सा स्पेस टाइप है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो सैक है, मतलब एक छोटा सा बैग का आकार का होता है ये एक एम्प्टी सैक है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड्स होते हैं, फूड होता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। मतलब जो भी सेल में वेस्ट तैयार होगा, या फिर उसमें जो भी उसका जो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो यहाँ पे इसमें क्लोज रहेंगी, मतलब इसके अंदर बैठी रहेंगी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूल्स। फिर क्रोमेटिन्स होते हैं, जिसे आपको यहाँ पे दिखेगा क्रोमेटिन्स। देखिए न्यूक्लियस के अंदर आपको दिख रहा है क्रोमेटिन्स, पर्पल कलर के से, जैसे डीएनए होते हैं ना, वैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे जैसे रस्सी होती है गुंडाड़ कर, वैसे ही क्रोमेटिन्स होते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन्स क्या है, ये डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। मतलब वो दोनों से मिलकर ये चीज़ें बनी है, जो हमारे न्यूक्लियस में होती है। और दिखती कैसे है ये, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जैसे रस्सी हम लोग गोल घुमेट कर रखते हैं, वैसे इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब भी हमारा सेल डिवीजन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में तैयार होता है क्रोमेटिन्स, ताकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स तैयार हो। क्योंकि जब भी हमारा सेल डिवीजन होगा, तो क्या होगा, हर चीज़ डिवाइड होंगी। ठीक है, तो जब भी हमारा सेल डिवीजन होता है, तो ये जो क्रोमेटिन दिख रहा है आपको जो न्यूक्लियस में, ये ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे तैयार होगा, ताकि वहाँ पे क्रोमोसोम्स तैयार हो। अब देखिए ये ज़्यादा आप लोग डीप में मत जाइए, अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ सुन लीजिए, उसके जो मेन मेन वर्ड है। हमारे जो स्टडी में इतना डीप नहीं है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो कि हमारे सेल में क्या क्या होता है, इसलिए आपको मैं इतना डीप में बता रहा हूँ। लेकिन अभी कंफ्यूज नहीं होना है, इतना हार्ड आपको पूछा नहीं जाएगा, और इतना डीप सिलेबस नहीं है आपका। लेकिन एक समझ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेल में क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिन क्या काम करेगा, बहुत ज़्यादा प्रमाण में तैयार होगा जब भी सेल डिवीजन होते हैं, ताकि वहाँ पे क्रोमोसोम्स तैयार हो। ठीक है, और ये क्रोमेटिन का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, कि ये जो पैकेज है, मतलब जो डीएनए है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में वो बांध कर रखे हमारे न्यूक्लियस में। जो भी डीएनए होता है, उसके छोटे छोटे पैक बनाकर वो हमारे न्यूक्लियस में उसको बांध कर रखे, ताकि जब भी सेल डिवाइड होगा, तो वो दो भाग में उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा माइक्रोफिलामेंट्स, जो ग्रीन कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये भी एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, मतलब ये प्रोटीन का पार्ट है, जिसका स्ट्रक्चर एक थ्रेड की तरह होता है, धागे की तरह होता है, लंबे लंबे। ठीक है, अब इसका सबसे मेन क्या है, जो इसका जो फंक्शन है वो क्या है, कि जो भी सेल है उसका शेप बांध कर रखना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में ऐसे कई सारे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल, जिसको हम लोग धमनियाँ बोलते हैं, शिराएँ बोलते हैं, रक्तवाहिनियाँ बोलते हैं, और उसके साथ साथ मसल्स होती है, पेशियाँ होती है। तो ये सब क्या करते हैं,
हमारे बॉडी का शेप बना कर रखते हैं। अगर हमारे बॉडी में अगर आप कोई भी एक ऑर्गन अगर देखें, जैसे कि हार्ट है, जो हमारा हृदय है, तो उसमें क्या है, कार्डिक मसल्स है। तो ये मसल क्या कर रही है, उसका शेप बना कर रख रही है। मतलब जो उसका जो फोर चेम्बर है, उसका जो शेप है, वो वैसे के वैसे बना कर रख रही है। अगर मसल्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो बिखर जाएगा, कभी चपटा हो जाएगा, कभी लंबा हो जाएगा। मतलब उसके जो फंक्शन होने चाहिए वो नहीं होंगे। तो उसी तरह सेम जो सेल का स्ट्रक्चर है, उसका जो शेप है, वो बनाए रखती है। वो उसे कहते हैं हम लोग माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट का काम क्या है कि जो हमारा सेल है उसका शेप बनाए रखना। ठीक है। फिर इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मतलब जो प्लाज्मा होता है उसका ऊपर जो लेयर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर लाइजोसोम आपको बता दिया मैंने, यहाँ पे आपको पिंक कलर के दिख रहे हैं लाइजोसोम्स। ठीक है। फिर बाद में राइबोसोम्स है, वो भी आपको बता दिया मैंने। फिर गोल्जी एपरेटस है जो पिंक कलर का दिख रहा है नीचे बॉटम में। ओके। फिर क्रोमेटिन बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट देखे हमने, एक रफ है जो राइबोसोम क्रिएट कर रहा है, एक स्मूथ वाला है जो राइट साइड में है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान भी बता दिया मैंने कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उसके सरफेस पे अगर रेड कलर के डॉट अगर है, मतलब रेड कलर के डॉट क्या है, राइबोसोम, तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जिसके सरफेस पे कुछ भी नहीं है, जैसे आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं माइटोचोंड्रिया के बाजू में, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, राइबोसोम क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन जो लिपिड्स है जिसकी मदद से हमारा सेल मेम्ब्रेन बनता है, तो उसके लिए जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से क्रिएट होगा। इसलिए उसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ लिपिड्स। फिर हमने देखा यहाँ पे माइटोचोंड्रिया, जो एक बहुत विटल फंक्शन यहाँ पे करता है, मतलब बहुत महत्व का कार्य करता है। जो भी हमारे पूरे सेल में जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और उसके अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए की मदद से जब भी ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा एनर्जी की, तो वो एक माइटोचोंड्रिया से दूसरे माइटोचोंड्रिया में डिवाइड होगा। मतलब 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, और फिर जितनी ज़रूरत है एनर्जी की उतनी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है। तो ये हुआ ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब इसमें सबसे मेन आपको क्या याद रखना है, सबसे मेन आपको याद रखना है इसमें न्यूक्लियस, जो सबसे मेन पार्ट है सेल का। फिर आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, पूरा लिक्विड है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर प्रोक्सीजोम ने बताया। सॉरी। हेलो सर, प्रोक्सीजोम ने बताया। प्रोक्सीकोम। हाँ, इधर है ना सर, वैक्यूल के बाजू में। अच्छा ये पेरिक्स, ये पेरोक्सीजोम। हाँ सर, हाँ। हाँ। उन्हें बताया सर। अच्छा ये रह गया क्या। ओके। तो पेरोक्सीजोम हाँ क्या सर। है। हाँ, पेरोक्सीजोम भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, फिर आपको पेरोक्सीजोम में भी समझाता हूँ मैं। ठीक है। तो देखिए आपको जैसे बता रहा था मैं कि सबसे जो मेन आपको ध्यान रखना है वो है न्यूक्लियस, क्योंकि सबसे मेन पार्ट है सेल का। फिर बाद में सेकंड चीज़ आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म, जिसमें सभी पार्ट्स आ गए सेल के। फिर इसके बाद थर्ड मेन इसमें है पार्ट, वो है माइटोचोंड्रिया, जो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, मतलब सेल में जो एनर्जी लगती है उसका स्टोर हाउस है। और फिर बाद में होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसमें रफ वाला तैयार करता है राइबोसोम्स और सॉफ्ट वाला तैयार करता है लिपिड्स के लिए एनर्जी। और फिर बाकी के पार्ट्स जो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में है। ठीक है, जैसे माइक्रोफिलामेंट है, फिर बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रोजोम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये पेरेक्सिसोम है। ये सारी चीज़ें ये छोटी क्वांटिटी में आती है। हाँ, इसमें जो आपको ग्रीन कलर का आपको दिख रहे हैं दो होल्स। हाँ, तो वो जो छोटे से जो पार्ट्स थे जो जो ग्रीन कलर के दिख रहे थे आपको सेल में, तो वो है ये पेरिक्सोसोम्स।
अब ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। जो भी फैटी सेल्स है, फैटी एसिड्स है, तो उनका ये ऑक्सीडेशन काम करते हैं। ठीक है। इसी साथ साथ मेटाबॉलिज्म का काम करेंगे। जैसे हमारे पेट में होता है, हमारे स्टमक में होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? आपको इसका इजी मैंने मीनिंग बताया था, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी का जो भी हमारा ऑक्सीजन आ रहा है हमारी बॉडी में, कैलोरीज आ रही है, उसे एनर्जी का तैयार होना, उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब इसको हिंदी वर्ड अगर देखेंगे आप तो चयापचय बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जो हमारे सेल है, उसमें ये पेरिक्सोसोम्स जो है वो मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। ठीक है। फिर हमारे जो फैटी एसिड्स है उसका ऑक्सीडेशन भी कर देंगे। ये सारे इसका फंक्शन है। सेक्रेटरी वेसिकल बोल रहे हैं आप? हाँ। तो ये जो सेक्रेटरी वेसिकल क्या होता है, एक वहां पे होल टाइप होता है हमारे सेल में। मतलब जब भी न्यूरो की जरूरत पड़ती है, जैसे न्यूरो सिग्नल्स होते हैं ना, हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के सेल्स, वो इम्पल्सेस ये प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो उस दौरान ये न्यूरो ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। या फिर हमारे बॉडी में जब भी कोई हार्मोन की जरूरत पड़ती है, उसको ये हमारे बॉडी में रिलीज करता है। इसका भी पिक्चर है मेरे पास, आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, इसको देखिए, अभी माइक्रोस्कोप करके देखे हैं हम लोग। वो जो वेसिकल दिख रहा था आपको, सिक्योरिटी वेसिकल, तो इस टाइप के होते हैं। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको अटैच रहते हैं। प्लीज सभी अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है बाकी सभी को। तो देखिए, ये ऐसे हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको वही अटैच होता है बाहर से। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है, मतलब कुछ हार्मोन्स अगर सीक्रेट करना है, कुछ एंजाइम्स अगर सीक्रेट करना है, जैसे अगर हमारे पेट में तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वहां पे अगर कुछ सिक्रेशन की जरूरत पड़ी तो यहाँ से सिक्रेशन होगा। या फिर कोई भी पूरे बॉडी पार्ट में कुछ भी अगर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ हार्मोन्स का, कुछ प्रोडक्ट्स का, कुछ सब्सटेंस का, अगर उसको बाहर रिलीज करना है, तो यहाँ से वो रिलीज होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सिक्रेटरी वेसिकल। मतलब अभी ये सीक्रेट हो रहा है बाहर। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब ये हो गया इसके स्ट्रक्चर। अब इसके भी अगर आप लोग अगर और डीप में जाएंगे और माइक्रोस्कोपी देखेंगे, तो उसमें और बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेकिन इतना डीप हमको तो जाना नहीं है अभी। तो यहाँ तक हमने देखा है, ये जो मेन मेन स्ट्रक्चर थे उसके, वो उसके हमने देख लिए। जितने भी उसमें पार्ट्स थे, अलग अलग जो जिसके अलग अलग फंक्शंस है, उसी हिसाब से हमने उसकी चीजें देख ली। अब आपके आगे आगे जैसे आप लोग पढ़ोगे, अब जैसे डीएन वायरस है, उसमें आपको ज्यादा डीप में नहीं है जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, लेकिन वही आप जब बीएन वायरस से देखते हैं तो वो आगे और ज्यादा डीप में होता है। ठीक है, लेकिन अभी डीएन वायरस के लिए इतना ये काफी है। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेगी? अब इसी प्रॉपर्टी, सेल की प्रॉपर्टीज तो कई सारी है, लेकिन सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है उसका है बर्थ एंड डेथ। मतलब उसका जीवन होना और मरण होना। अब जीवन मतलब क्या है? नए सेल्स तैयार होना। जैसे कि आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, ये क्या होते हैं? ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ये जिंदे रहते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वहां तक वो रहते हैं, और उसके बाद वो डेथ हो जाते हैं। या फिर कई बार अगर शरीर में अगर कोई बीमारियां है, जैसे कि हमारे बॉडी में अगर कुछ टॉक्सिन्स तैयार हो गए हैं, या फिर फॉरेन मैटर तैयार हो गए हैं, या फिर कुछ बीमारी के दौरान अगर हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरिया एंटर किया है, सॉरी, वायरस अगर एंटर किया है, तो उस दौरान क्या होगा? हमारे जो अंदर का जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ये इफेक्ट पड़ेगा हमारे सेल्स पे। तो वो सेल्स समय से पहले ही डैमेज हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जैसे हमने देखा था मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है? हमारे जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब सिकल के आकार के बनते हैं, हंसिया के आकार में। सिकल सेल में देखा था हमने कि अगर मलेरिया है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो डायरेक्ट हमारे आरबीसी पे अफेक्ट करती है, तो क्या होता है उसकी वजह से? हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं और वो आगे जाकर डेथ होती है, मतलब मर जाते हैं। तो ये हुआ इसका बर्थ एंड डेथ, इसकी प्रॉपर्टी हो गई।
अब इसके साथ साथ कई सारी प्रॉपर्टी जैसे लोकोमोशन है। लोकोमोशन क्या है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। जिस सेल हमारे ब्लड वेसल में मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है। फिर इसके साथ साथ उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब हमारी जो स्किन है, स्किन पे ऊपर की लेयर कौन सी है? इपिथेलियल सेल की। जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता है वो बना होता है इपिथेलियल सेल से, उपकला कोशिकाओं से। तो ये क्या काम करते हैं? सेंसेशन का। अगर किसी ने टच किया तो आपको पता चलेगा, अगर चटका लगता है स्किन पे तो वो पता चलेगा आपको, जैसे मच्छर काटता है तो पता चलता है। तो ये सब क्या है? सेंसेशन है। इसके अलावा जब भी एनवायरमेंट चेंज होते हैं, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, तो ये चीज हमें स्किन से हम लोग फील कर सकते हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टी उसकी? सेंसेशन की प्रॉपर्टी हुई। ठीक है। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा है रिपेयरिंग। जब भी हमारे बॉडी में डैमेजेस होते हैं तो सेल्स मरते हैं। जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। जब भी हमारा लीवर है वो फिल्ट्रेशन काम करते वक्त अगर बहुत ज्यादा अगर टॉक्सिन्स हो गए बॉडी में, तो उसकी जो हेपेटोसाइट्स है, जो लीवर के सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं हर चीज को। तो उस दौरान वहां पे उसके सेल्स मर जाते हैं। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओके। तो उस दौरान क्या होता है? हमारे जो सेल्स है वो डैमेज होते हैं और फिर बाद में उसका रिपेयर भी हो जाता है। आगे जो मतलब जो लीवर हमारा न्यू सेल्स भी तैयार कर देता है। जैसे कि हमारा अभी स्प्लीन है। स्प्लीन क्या करता है? जितने भी आरबीसीज है उसको वो रिपेयर करता है। मतलब अगर कुछ आरबीसीज है हमारे पूरे बॉडी में फ्लो हो रहे हैं और कुछ कारण की वजह से अगर वो डैमेज हो गए, तो स्प्लीन क्या करेगा? उसको रिपेयर करेगा, उसको सुधारेगा। उसको बोलते हैं रिपेयरिंग प्रॉपर्टी। मतलब सेल खुद ही खुद रिपेयर भी हो जाता है। उसी तरह स्किन हमारी, जब भी हमें इंजुरी होती है, हमारी स्किन कट होती है, तो क्या होता है? वहां के टिश्यू डैमेज होते हैं, वहां पे उसमें ब्रेक तैयार होता है। ठीक है। और टिश्यू के साथ साथ सेल भी कट होता है, मतलब सेल भी डैमेज होता है, क्योंकि सेल जो टिश्यू है वो किससे बना है? सेल से बना है। तो इसके बाद क्या होगा? जैसे उसके उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो वो हील होगा। मतलब वहां पे क्या होगा? रिपेयर एंड रीजनरेशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं रिपेयरिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसके साथ साथ और भी कई सारे, जैसे रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग। हर सेल को ब्रीदिंग चाहिए है, क्योंकि हमने देखा है जब भी हमारे बॉडी के सेल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होता है? वहाँ पे सेल डैमेज होता है, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। ये हमने गैंग्रीन में देखा था। गैंग्रीन में क्या हुआ था कि हमारे पर्टिकुलर अगर पार्ट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इश्चीमिया। और ब्लड सप्लाई जब नहीं होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं होता है, क्योंकि ब्लड ही कैरी कर रहा है पूरे ऑक्सीजन को। तो अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं होगा, और ऑक्सीजन सप्लाई अगर नहीं हो तो क्या होगा? बाकी जो सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हाइपोक्सिया। ठीक है। तो हर सेल को ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। तो जब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है। तो वो भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ऐसे सेल्स की कई सारी प्रॉपर्टीज है। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है सेल का वो खत्म हो चुका है। हमने इसमें देखा था सबसे पहले सेल में इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा है कि सेल कितने टाइप्स के हैं, कितने प्रकार के हैं। फिर बाद में उसका देखा हमने स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखा हमने कि उसमें कितने सारे पार्ट्स है अलग अलग, जिनके अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है। अब पार्ट्स मतलब जैसे बॉडी पार्ट्स है वैसे नहीं, उसकी जो छोटी छोटी जो यूनिट्स है उसको बोलते हैं पार्ट्स सेल के। ठीक है। तो उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन भी अलग अलग है। वो देखा हमने स्ट्रक्चर में। फिर लास्ट में देखा उसकी प्रॉपर्टीज, कि कैसे उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी आपको पता है मैंने, वो है कॉमन प्रॉपर्टीज, मतलब जो सभी सेल की कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे सेल का लोकेशन बदलेगा, जैसे उसका फंक्शन बदलेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी।
जैसे अगर ब्रेन में है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग रहेंगी, जो न्यूरॉन्स होते हैं। अगर लीवर में है, जिसको हम लोग हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अलग रहेंगी। तो इसी तरह हर लोकेशन के जो सेल्स है उनका प्रॉपर्टी अलग है, फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, शेप अलग है, और उसका जो लोकेशन है वो सब चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।